वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियाई चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और उनकी इन डेप्थ रीजनिंग कवर करेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट करके न्यूक्लियस का साइज, डेंसिटी, मास डिफेक्ट और इस चैप्टर की जान यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझेंगे। फिर आएगा न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट में बोर्ड्स, जेई और सीयूईटी के लिए एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच और कॉमन मिस्टेक्स। चैप्टर काफी स्कोरिंग है तो फोकस बिल्कुल बनाए रखना। सेक्शन 1 चैप्टर ओवरव्यू एंड बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्योंकि इन्हीं टर्म्स का हमें आगे बार बार यूज करना है। न्यूक्लियस के अंदर मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से 3 मेन एटॉमिक स्पीशीज बनती हैं। पहला आइसोटोप्स, इसमें एटॉमिक नंबर Z सेम होता है बट न्यूट्रॉन नंबर N डिफरेंट होता है, जैसे क्लोरीन 35 और 37। दूसरा आइसोबार्स, इनका टोटल मास नंबर A सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटियम और हीलियम 3 दोनों का मास नंबर 3 है। और तीसरा आइसोटोन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स एग्जैक्ट सेम होते हैं। वैसे एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, इन न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस 1932 में जेम्स चार्डविक ने वेरीफाई की थी, जब उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे। सेक्शन 2 न्यूक्लियस साइज एंड डेंसिटी। रदरफोर्ड के क्लासिक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार एटम के अंदर इस टाइनी न्यूक्लियस के साइज का आइडिया मिला था। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज सेम नहीं होता। अब इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल्स R0 A⁻⁴ यहाँ A मास नंबर है और R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर्स होती है, यानी 1.2 फेम्टोमीटर्स। इसे तुरंत नोट्स में लिख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस वाले क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अब इस फॉर्मूला से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देखो, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम सीधे मास नंबर A के प्रोपोर्शनल हो गया। जब आप डेंसिटी निकालने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो मास नंबर A कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर डेंसिटी एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। एक हल्का ऑक्सीजन न्यूक्लियस हो या हेवी आयरन, उनकी डेंसिटी लगभग 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये नॉर्मल मैटर से प्रैक्टिकली अनबिलीवेबल एक्सटेंट तक डेंस है। सेक्शन 3 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फॉर्मूलाज पे जाने से पहले एक नंबर बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U का मास एग्जैक्टली 931.5 MeV एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप 1U मास को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो इतनी ही एनर्जी निकलेगी। ये सिंगल नंबर न्यूमेरिकल्स में आपका बहुत टाइम बचाएगा। अब आते हैं मास डिफेक्ट पर, जिसे डेल्टा M कहते हैं। लॉजिकली सोचो, एक न्यूक्लियस का मास उसके इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, राइट? बट एक्सपेरिमेंटली एक बाउंड न्यूक्लियस का मास हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। ये जो मास का डिफरेंस है ना, यही मास डिफेक्ट कहलाता है। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन सब के सम में से एक्चुअल न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास M सब्ट्रैक्ट कर दो। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये है कि ये मिसिंग मास आखिर गया कहां? आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और यही मैसिव एनर्जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में स्ट्रिक्टली बाइंड करके रखती है। इसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला बनता है बाइंडिंग एनर्जी EB इक्वल्स टू मास डिफेक्ट डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाय C²। प्रैक्टिकल टर्म्स में बताऊं तो अगर डेल्टा M आपने U में निकाला है तो सीधा उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी डायरेक्ट MEV में मिल जाएगी। सेक्शन 4 द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी का अल्टीमेट मैप है। ग्राफ के एक्सिस को ध्यान से देखो। वाई एक्सिस पर हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट नहीं की है, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट की है। ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर होती है। एक्स एक्सिस पर है हमारा मास नंबर A। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर कर्व नीचे है और मिडिल में एक ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेटो जैसा बन रहा है। इस कर्व को जल्दी से डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट, पीक ऑफ स्टेबिलिटी।
सबसे टाइटली बाउंड न्यूक्लियस नेचर में आयरन 56 है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम 8.75 MeV पर न्यूक्लियन होती है। दूसरा, मिडिल मास न्यूक्लियाई, बेसिकली A = 30 से 170 के बीच, वहां बाइंडिंग एनर्जी रफली 8 MeV पर कांस्टेंट रहती है। और तीसरा, लाइटर न्यूक्लियाई और 170 से हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ये कर्व क्लियरली ड्रॉप करता है। अगर ये क्लियर लग रहा है तो कमेंट्स में हाइप कर देना, क्योंकि यही कर्व आगे पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस है। सेक्शन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, तो उन्हें इतनी टाइटली बाइंड करके रखता कौन है? यहां एंट्री होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की। इस फोर्स के पास कुछ बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए ये कूलम रिपल्शन को हरा पाता है। लेकिन इसकी रीच बहुत लिमिटेड है। ये स्ट्रिक्टली शॉर्ट रेंज्ड है और सिर्फ कुछ फेम्टोमीटर्स तक ही काम करता है। एक और पॉइंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। दो प्रोटॉन्स के बीच, दो न्यूट्रॉन्स के बीच या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रैक्टिकली इक्वल होता है। और फाइनली, इस फोर्स में सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। एक न्यूक्लियन सिर्फ अपने क्लोजेस्ट नेबर से इंटरैक्ट करता है, सभी से नहीं। यही रीजन है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व मिडिल में फ्लैट हो जाता है। इस फोर्स का बिहेवियर इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से और अच्छे से क्लियर होगा। y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और x एक्सिस पर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। ध्यान दो कि जब सेपरेशन r0, जो कि लगभग 0.8 फेम्टोमीटर्स है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस r0 से दूर जाने पर फोर्स स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर आप उन्हें r0 से ज्यादा करीब पुश करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी शार्पली पॉजिटिव हो जाती है, जिसका मतलब है कि फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव बन जाता है ताकि न्यूक्लियस कोलैप्स ना हो जाए। सेक्शन 6 न्यूमेरिकल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास तो हमने अच्छे से समझ लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर, जहां मार्क्स स्कोर होते हैं। चलिए न्यूमेरिकल अप्रोच और एग्जाम ट्रैप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालने का एग्जैक्ट थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। स्टेप 1, क्वेश्चन में दिए गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्चुअल न्यूक्लियस के मासेस केयरफुली U यूनिट में नोट करो। स्टेप 2, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास में से एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा M निकालो। स्टेप 3, डेल्टा M आते ही सिंपली उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। बूम, आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी MeV में आ गई। जैसे ऑक्सीजन 16 के एग्जाम्पल में मास डिफेक्ट 0.13691 U निकलता है, जिसे 931.5 से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्टली 127.5 MeV आंसर आ जाता है। एग्जाम में इस तरह का असर्शन रीजन क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है। क्वेश्चन देखो, असर्शन डेंसिटी ऑफ एन आयन न्यूक्लियस इज सेम एज एन ऑक्सीजन न्यूक्लियस। रीजन, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। अब अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। हमने साइज एंड डेंसिटी टॉपिक में अभी डिराइव किया था कि डेंसिटी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली मास नंबर A के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब असर्शन एग्जैक्टली करेक्ट है और रीजन उसी मैथमेटिकल लॉजिक को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो फाइनल आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इजी +4 मार्क्स। अब उन कॉमन मिस्टेक्स को नोट करो जो स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट को पहले kg में कन्वर्ट करना और फिर उसे c² से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। करेक्ट अप्रोच हमेशा यही है कि मास को U में रखो और सीधा 931.5 MeV फैक्टर यूज करो। दूसरी मिस्टेक, क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा होता है और स्टूडेंट सिर्फ टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालकर फाइनल आंसर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जब टोटल BE आ जाए तो उसे न्यूक्लियस के मास नंबर A से डिवाइड करना मत भूलना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लिए हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। रेडियस मास नंबर के क्यूब रूट पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मास डिफेक्ट और 931.5 का। और सबसे इंपॉर्टेंट, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो मिडिल में फ्लैट है और एंड्स पर ड्रॉप करता है। जाते जाते इस बारे में ज़रूर सोचना, ये जो कर्व दोनों एंड्स पर ड्रॉप होता है ना, एक्चुअली यही डिस्टेबलाइजेशन उन दो मोस्ट पावरफुल फिनोमेना का सोर्स बनता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर ये कर्व दोनों एंड्स पर गिरा नहीं होता तो इन प्रोसेसेस से एनर्जी निकालने का कोई तरीका ही नहीं बचता। आई होप सब कुछ परफेक्टली क्लियर है। कीप रिवाइजिंग।